नमस्कार। आपके व्यापार में ऐसी परिस्थिति आती होगी जिसमें आपको लगता होगा कि बस अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, आपको लगता है कि अगर मैं स्केल अप किया, मैंने एक्सपैंड किया तो मैं और कर सकता हूं, लेकिन आप असक्षम महसूस करते हैं कि और क्या क्या करें, कितना कुछ करें खुद से है? इन समय पर ये सोचना आवश्यक है कि कौन सा काम आप खुद से करें, कौन सा काम आप ना करें, कौन सा काम आप हाथ मिलाकर स्ट्रैटेजिक अलायंस करके दूसरे के साथ करें, या कौन सा एक्टिविटी आप आउटसोर्स करें। ये समझना बहुत आवश्यक है। इसको आज हम देखेंगे हमारे इस भाग में। उदाहरणतः धवल भाई हैं जिनकी एक बिजनेस है अहमदाबाद में, दोहर बनाने की, बेडशीट बनाने की, बिछावन बनाने की, इन सब की। ये पहले मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत की इन्होंने। इनका अपना यूनिट है, इनके अपने एम्प्लॉयज हैं, वहाँ पे वो मटेरियल सोर्सिंग करते हैं, डिजाइन्स बनाते हैं, अपने सारे कारीगर हैं, उनको बताते हैं कैसे बनाना है। ये मैन्युफैक्चरिंग कुछ समय चला। फिर उन्हें लगा कि कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना रिटेल भी करना चाहिए। फिर उन्होंने अपना रिटेल भी शुरू किया। अब रिटेल का मार्केटिंग, रिटेल स्टोर की मैनेजमेंट, उसका एडवर्टाइजिंग, कस्टमर के साथ बात करना, एक्वायर करना उनको, ये सब में भी वो आ गए। अब बढ़ते बढ़ते ऐसा एक समय आ गया जब उनको लगा कि मैनेज नहीं हो पा रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग देखें, एडवर्टाइजिंग देखें, रिटेल देखें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स देखें या डिजाइन देखें। अब उन्हें समझ में नहीं आने लगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग देखें, रिटेल देखें, कस्टमर्स को देखें या डिजाइन देखें। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आगे कैसे बढ़ूं, सब मैनेज कैसे करूं। ये जो हम मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स को हम यूज कर सकते हैं अपने इस दुविधा को सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इसमें दो भाग हैं, जिसमें एक है वो भाग जिसमें जो स्ट्रैटेजिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझना। स्ट्रैटेजिक मतलब क्या होता है? जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो कोर वैल्यू है उसको बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपने इस पर से ध्यान हटाया तो आपके कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ जाएंगे या आपकी बिजनेस ठप हो जाएगी। दूसरी तरफ है जो डे टू डे ऑपरेशंस, एक्टिविटीज होते हैं, उनको मैनेज करना, उनको देखना। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं ऊपर के खाने में ऐसे एक्टिविटीज हैं जो आपके लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई है, लेकिन आपके डे टू डे एक्टिविटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप स्ट्रैटेजिक अलायंस के द्वारा बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। मान लीजिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे होंडा, जो जापान में है। अब अगर वो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसके लिए स्ट्रैटेजिकली ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके जो कार है उसकी एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छे तरीके से हो। लेकिन उनको ऐसे एडवर्टाइजिंग कंपनियां नहीं मिलेंगी जो सिर्फ होंडा के एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइज करें। उनको ऐसे कंपनी मिलेंगी एडवर्टाइजिंग में जो एडवर्टाइजिंग में स्पेशलिस्ट हो। वो होंडा के लिए भी एडवर्टाइजिंग करे, टोयोटा के लिए भी एडवर्टाइजिंग कर सकती है, मैकडोनल्ड्स के लिए भी कर सकती है। इसलिए स्पेशलिस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज किसी एक कंपनी के लिए काम नहीं करती है। इसलिए होंडा के लिए उनको अपना एम्प्लॉय बनाना, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रोज उनको एडवर्टाइजिंग करना नहीं है, हर दिन उनको नए एड्स निकालने नहीं है। वो उनको 6 महीने में, साल भर में एक मॉडल के लिए 1 या 2 एड निकालने हैं, मान लीजिए। तो ऐसी चीजों में जो उनके लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन वो डे टू डे ऑपरेशन में नहीं आ सकते हैं, ऐसी चीजें वो एक स्ट्रैटेजिक अलायंस में आगे बढ़ा सकते हैं। एक ऐसे अच्छे एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ हाथ जोड़कर चल सकते हैं जिनकी स्पेशलाइजिंग एडवर्टाइजिंग की हो। इसमें ना वो आउटसोर्स कर सकते हैं, ना उसको खुद कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस सबसे बेस्ट होता है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, एक मान लीजिए इवेंट मैनेजमेंट या शादी में जो वीडियोग्राफी करते हैं, स्टेज बनाते हैं, फूल माला लाते हैं, गेस्ट्स की होस्टिंग करते हैं और बहुत सारे खाने पीने की व्यवस्था, हर प्रकार का जो है वो व्यवस्था देखते हैं।
ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है और बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। उदाहरणतः आप लोगों ने मूवी देखी होगी बैंड बाजा बारात, जिसमें रणवीर और अनुष्का जो ये किरदार निभाते हैं, वो इसी प्रकार का है। तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शादी जो मैनेज करती है, वो 2 लोगों से उनकी शुरुआत होती है। तो शुरू में आप देखिएगा कि वो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। वो खुद ही फूल माला भी खरीद रहे हैं, डेकोरेशन भी कर रहे हैं, खाने का भी वो देख रहे हैं, होस्टिंग भी लास्ट में जाके अच्छा ड्रेस पहन के गेस्ट्स का कार्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं, हर चीज वो खुद से कर रहे हैं। अब मान लीजिए उन्होंने अच्छा किया और उनके क्लाइंट्स बढ़ गए और एक ही दिन उनको एक नहीं 2 शादियां मैनेज करने की जरूरत पड़ गई, 2 ऑर्डर मिल गए, और अच्छा किया 5 ऑर्डर मिल गए, तो वो कहां खुद से जाएंगे? वो इस परिस्थिति में, इस हालात में वो कैसे एक्सपैंड करेंगे? वो क्या एक्टिविटी ऐसा करेंगे जो वो खुद से कर सके, या क्या एक्टिविटी वो बाहर ले जाएं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए एक दुविधा आ सकती है, एक डिसीजन पॉइंट आ सकता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि उन्हें ये सोचना पड़ेगा, उस कंपनी को या उन एजेंसी को, कि ऐसा कौन सा एक्टिविटी है, फिर ये मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं, जिसमें वो स्ट्रैटेजिकली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डे टू डे ऑपरेशन बहुत उनके लिए जरूरी नहीं है। वो एक लॉजिस्टिक्स या ऑपरेशन का एक मुद्दा है, लेकिन जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है वो उनका ब्रांड, वो उनका चेहरा, वो जिस तरह से सारा चीज फाइनली डिलीवर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा कि ऐसे परिस्थिति में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को अगर बड़ा बनना है, एक या 2 लोगों से कंपनी में बनना है, तो वो क्या करेंगे? वो होस्टिंग जो है वो खुद से करेंगे, लेकिन जहां पे वो उनकी ऑर्डर ज्यादा होगी और वो हर जगह तो जा नहीं सकते, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस करेंगे होस्टिंग के लिए दूसरे स्पेशलिस्ट के साथ, जो उनके जैसे ही हो, जिनका विचार उनके जैसा हो, जिनका पर्सनालिटी उनके जैसा हो, जो बहुत प्लीजिंग हो, खुश कर सके गेस्ट्स को। ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए सब कुछ बैकग्राउंड में बहुत अच्छा चल रहा है, स्टेज बहुत अच्छा है, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन गेस्ट जब घुसे तो उनका आदर सत्कार अच्छे से नहीं हो और उनको समझ में ही नहीं आए कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे खाने जाना है, कहाँ पे बैठना है, या उनके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी, बदसलूकी कर दी, तो ये जो पूरा ब्रांड बिल्ड करती है कंपनी, वो पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। लेकिन आप हर जगह खुद से कर नहीं सकते, और आपके इसके लिए टैलेंटेड लोग चाहिए जो कि बहुत हाई कॉस्ट पे आएंगे और जो इस पे स्पेशलाइज करेंगे। तो आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, आप उनके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस कर सकते हैं। वैसे ही अगर उनको मार्केटिंग करना हुआ, एडवर्टाइजिंग करना हुआ कि हमारी ये कंपनी है, हम अच्छा सर्विस देते हैं, उनको बढ़ना है, तो वहां पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, फिर वो एक स्ट्रैटेजिक अलायंस के साथ बढ़ सकते हैं। बाकी जो एक्टिविटीज हैं, स्टेज डेकोरेशन से लेकर खाना बनाने से लेकर, वो उनको सोचना पड़ेगा, या तो वो आउटसोर्स कर सकते हैं या खुद से कर सकते हैं, या जो जरूरी नहीं है वो नहीं कर सकते। इस मैट्रिक्स के द्वारा वो ऐसे फीचर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप भी अपने बिजनेस में, जो आपके लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी वो मैनेज कर सके, वो उसका जो महत्व है वो बहुत कम हो। ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और हम उदाहरण अगर हम जानना चाहें स्ट्रैटेजिक अलायंस की, तो मान लीजिए विदेशी यूनिवर्सिटी है, कोई बहुत फेमस बड़ी यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है अमेरिका से, वो चाहती है अपने कुछ रिसर्च काम के लिए इंडिया से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स उनको मिले और वो रिसर्च करें। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग की कोई सब्जेक्ट हो, कोई मेडिसिन के सब्जेक्ट हो, तो उनके लिए इंडिया से हर साल 10 अच्छे विद्यार्थी या रिसर्चर्स लेने के लिए उनके पास क्षमता नहीं और जरूरत नहीं है कि वो आके अपने यूनिवर्सिटी की एक डिपार्टमेंट खोल दे या यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा खोल दे। उनके लिए फिर से ये मैट्रिक्स में अगर आप देखें, उनके लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता है कि इंडियंस इस विशेष कार्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो उनके लिए डे टू डे ऑपरेशन में उतना मायने नहीं रखता, या दिन पर दिन उनको इसकी जरूरत नहीं है। हर दिन उनको 10 स्टूडेंट चाहिए, 10 रिसर्चर चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन उनको 10 अच्छे रिसर्चर चाहिए। तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है
लेकिन डे टू डे ऑपरेशन वो नहीं कर सकते इसमें। तो वो क्या करेंगे, वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वो यहाँ आएगी और किसी अच्छे यहाँ के कॉलेज या इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी हो गई या एम्स हो गए या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करेगी और कहेंगी कि मैं इतना फंडिंग दूंगा, एक ऐसे डिपार्टमेंट खोलूंगा, कुछ इस तरह से मैं एक छोटा सा यूनिट खोलूंगा और आप अपने स्टूडेंट्स को उसके रिसर्च में लगाइए या उसके बारे में पढ़ाइए ताकि वो यहाँ पे ही या तो वो रिसर्च कर ले या फिर धीरे धीरे हमारे पास वो आ सके। तो इससे क्या होगा कि उनकी स्ट्रेटेजिक अलायंस से उनका काम भी पूरा होगा और उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी और उनका कंट्रोल जो है वो बना रहेगा क्वालिटी पे। तो ये एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अब अगर हम धवल भाई के पास वापस आए, जिनकी अपनी टेक्सटाइल का कंपनी है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो दोहर बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं, जिसके बारे में हमने शुरू में चर्चा की। अब वो रिटेल में भी गए हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग भी देख रहे हैं, रिटेल भी देख रहे हैं। वो क्या कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस के द्वारा? वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं दूसरे को दे सकते हैं या अलायंस नहीं कर सकते हैं। वो रिटेल अपना स्टोर वो भी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, अलायंस नहीं कर सकते हैं। उनके लिए स्ट्रैटेजिकली क्या इंपॉर्टेंट है अभी उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि वो सोशल मीडिया कैंपेन करें, वो अमेज़न के थ्रू अपनी बिक्री बढ़ाएं, वो अलग अलग जो आउटलेट्स हैं, जो मार्केटिंग चैनल्स हैं, उनको बढ़ाएं। वो मार्केटिंग चैनल्स में बढ़ाने के लिए उनको स्पेशलिस्ट चाहिए जो उनके टेक्सटाइल को, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको देश विदेश में बढ़ा सके। लेकिन उनके पास ना इतनी क्षमता है, ना उनकी स्पेशलाइजेशन है, ना उनके पास स्किल है कि वो जाके विदेशों में मार्केटिंग करें या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग करें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो फिर से स्ट्रैटेजिक अलायंस कर सकते हैं, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग टीम के साथ, जिनका स्पेशलाइजेशन है डिजिटल मार्केटिंग, जो अलग अलग ऑनलाइन आउटलेट्स के साथ कोलैबोरेशन करें और वहां पे इनके प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं या मार्केट करें, एडवर्टाइज करें, अमेज़न के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, दूसरे चीजों के थ्रू। अब वो ये जो स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, इनको वो खरीद नहीं सकते हैं या रोजमर्रा डे टू डे ऑपरेशंस में उनका काम नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है उनके प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के लिए और उनके प्रोडक्ट के रीच और उसका जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए। तो धवल भाई को अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन या स्ट्रैटेजिक अलायंस में वो जा सकते हैं इन चीजों। हम अगले भाग में देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी आउटसोर्स करनी चाहिए और कौन सी एक्टिविटी खुद से करनी चाहिए। धन्यवाद।